मैं खुद मार्केट मेकर हुआ करता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1991 से लेके 94 जब ट्रेडिंग रिंग 94 में बंद हुआ, उसके आखिरी दिन तक मैं ट्रेडिंग रिंग में था। वो रिंग तो नहीं था, वो एक ट्रेडिंग फ्लोर था वहाँ पर, और वहाँ पर लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहा है, कोई यहाँ से चिल्ला रहा है, कोई वहाँ से चिल्ला रहा है। ये धंधा जब मर्जी कर लो, जिस दिन करना है कर लो, कल आपका मूड नहीं है मत करो। ऐसा फ्रीडम कहाँ मिलता है भाई। आज कोई आदमी दुनिया में आपको कहे कि मुझे मार्केट के बारे में सब पता है, तो वो सरासर झूठ दो। बट जो मुझे प्रॉफिट चाहिए था वो तो मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा यार कोई तो मिसिंग एलिमेंट है यहाँ। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतना रुपया आपको एकदम से मिल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सीके नारायण और मैं आज उपस्थित हुआ हूँ आपके साथ मेरी जो जर्नी है मार्केट की, जिसको आज 47 साल हो गए कुल मिला के। मैं इस मार्केट में आया था 1977 में एज अ स्टूडेंट, और वहाँ से चलते आई ये इस जर्नी, और आज 47th ईयर है। ये हम इतने साल सर्वाइव कर चुके इस जर्नी में, यही बड़ी गनीमत है भगवान की। ये इसीलिए हुआ क्योंकि इतने सारे गलतियाँ की। हो सकता है कि हमने जितनी गलतियाँ मार्केट में कर सकते हो वो सारे हमने कर चुके, बट भगवान की दया से वो सारी गलतियों से थोड़ी-थोड़ी सीख जो मिलती है अपनी, वो सब सीखते आए। तो उतार-चढ़ाव तो हो ही रहा था। 77 में जब ये आए, और तब तो मार्केट बहुत छोटी थी। ये ये जो बड़ी इमारत आप देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो दैट वाज़ नॉट देयर ओनली। तो वहाँ से चलते-चलते आए, तो शुरुआत में फंडामेंटल एनालिस्ट रहे, और मैं जाता था लोकल कबाड़ी की दुकान पे, और वहाँ से बैलेंस शीट बाय द किलो खरीद के आता था और उसको पढ़ा करता था, सारे बैलेंस शीट, और कोई स्टॉक की खोज की कोशिश रहती थी। अच्छा, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आई एम डॉक्टर सीके नारायण, तो ये जो डॉक्टर लगा हुआ है ये सचमुच का ही है, क्योंकि बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ डेंटल सर्जन। कई लोग सोचते हैं कि मैंने कोई पीएचडी कर लिया तो वो लग गया मोहर डॉक्टर का, वो नहीं है। तो मैं तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ ही नहीं, बट इसमें काफ़ी रुचि थी शुरू से ही, राइट फ्रॉम द टाइम मैं जब स्टूडेंट था वहाँ से। तो आई एम कंप्लीटली सेल्फ टॉट, ठीक है। मैंने सब शुरू में जब मार्केट में आया तो मैं स्टॉक्स को पिक किया करता था बाय द वे दैट नेम साउंडेड। अगर कोई अच्छा साउंडिंग नेम था, ज़िरकोनियम टेक्नोलॉजी फर्ज़ करो, ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल, तो ये नाम अच्छा लगता है, तो वो वाला शेयर लेता था। उसके सामने कोई अगर स्टॉक होता था जिसका नाम था अनिल स्टील कंपनी, तो बोले यार ये तो बहुत साधारण सा कंपनी है। मतलब ये लेवल की एनालिसिस थी, जस्ट बाय द साउंड ऑफ द नेम, कि नाम अच्छा लगता है तो बस ये कंपनी भी अच्छा होना चाहिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना बेवकूफ़ी का काम था। तो गलतियाँ सो वहाँ, जो भी गलतियाँ थी वहाँ से शुरू हुई, और गलती करते गए, रुपया लगाते गया। रुपया तो बहुत कम था, तभी स्टूडेंट था तो छोटे-मोटे पैसे लगाते थे। तो होना क्या था, गलती करेंगे तो नुकसान ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा मार्केट में, तो नुकसान ही भी करते गए। तब कोई ऐसे मैगज़ीन, कोई न्यूज़लेटर, कोई टेलीविज़न चैनल कुछ भी नहीं था, नथिंग। इंटरनेट तो थी ही नहीं, ये तो मैं बात कर रहा हूँ 1977 1980 की। तो यहाँ-वहाँ से कहीं से भी कोई निचोड़ निकाल करके कोई नाम मिल जाता था, बोले ये शेयर में काम करो। तो ऐसे 2-3 साल काम किए, उससे तो कोई सफलता मिली नहीं। बट हाँ, इंटरेस्ट जारी रहा, क्योंकि बेसिकली जो है मेरा एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है शुरू से ही। तो उसको फ़ॉलो करते-करते मार्केट में मैं रिसर्च करते गया कि भाई यहाँ पे तो अपने सक्सेस तो आना ही है, क्योंकि इसमें रुचि बहुत थी मुझे। तो फिर मैं करीब-करीब 1979 में निकल पड़ा, बोले मैं शेयर मार्केट में जाता हूँ, देखता हूँ ये चीज़ क्या है। जहाँ पर मैं 2 साल से लगा हुआ था, मैंने शायद तब इंडिया टुडे
आज भी आती है। इंडिया टुडे की तभी के एक एडिशन में एक छोटा-सा कॉलम आया करता था ऑन स्टॉक मार्केट। बस वो दैट वाज़ द ओनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। तो उसको पढ़ा करता था मैं और उसमें कोई नाम का ज़िक्र होता था, एटलस साइकिल था, आइडियल केमिकल्स है, ये सब शुरू-शुरू के मेरे इन्वेस्टमेंट थे। तो ज़ाहिर है कि अभी मैगज़ीन में कुछ लिखेंगे तो वो बहुत जनरल लिखेंगे। कोई स्पेसिफ़िक उसमें आपको समाचार तो मिलेगा नहीं कि भाई ये शेयर ले लो और वैसे मार्केट भी था नहीं। तो ये सारे जो शेयर लिए मैंने शुरू में पहले 2 स्टॉक्स लिए, एक था एटलस साइकिल, दूसरा था आइडियल केमिकल। ये तो मूव ही नहीं होते थे। तो चलते गया तो जो अ, क्या कहते हैं श्रद्धता चाहिए था, द एग्ज़ैक्टिट्यूड मैं जो चाह रहा था कि मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे पैसा दे, वो तो हो ही नहीं रहा था। तो मैं चले गया स्टॉक मार्केट में। तब मेरे इर्द-गिर्द वाले दोस्त थे, वो लोग तो दे वर नॉर्मल किड्स ऐसे बोलूँ। मैं थोड़ा मैवरिक था, तो जब मैं डेंटिस्ट्री कर रहा था, मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी जो कॉलेज है वो स्टॉक मार्केट के पास ही थी। तो मैं निकल जाता था, 1-2 लेक्चर बंक और फिर पहुँच जाता था स्टॉक मार्केट में, सिर्फ़ ये देखने के लिए कि यहाँ हो क्या रहा है। और जिस दिन पहली बार मैं गया स्टॉक मार्केट में, अपनी दलाल स्ट्रीट में पुराना बिल्डिंग हुआ करता था, तो वहाँ पर जो इफ यू गो नियर द स्टॉक मार्केट, एक बड़ा ज़ोर का आवाज़, वेरी लाउड नॉइज़ यूज्ड टू बी देयर। बट वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी नॉर्मल थे, दे वर नॉट माइंडिंग द नॉइज़, उनको ये कोई अजीब लगा नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी अजीब लगा कि इतना शोर हो रहा है और यहाँ कोई इसका रिएक्शन ही नहीं है। तो मैं उसकी तरफ गया वहाँ, तो ये था उस ज़माने का ट्रेडिंग रिंग। वो रिंग तो नहीं था, वो एक ट्रेडिंग फ्लोर था वहाँ पर और वहाँ पर लोग भाग रहे हैं, एक-दूसरे को धक्का मार रहा है, कोई यहाँ से चिल्ला रहा है, कोई वहाँ से चिल्ला रहा है। ये शायद आपने इसका एक दृश्य देखा होगा, वो जो हर्षद मेहता वाली पिक्चर आई थी, आई थिंक द गेम ऐसा कोई नाम था। तो उसमें शायद आपने इसका दृश्य देखा होगा। ये असल में हुआ करता था वहाँ पर और इतनी एनर्जी, इतना ज़बरदस्त एनर्जी वहाँ पर था, बस आई वाज़ हुक्ड। ये जो मैं सीख रहा था ना, स्कूल कॉलेज हुआ, फिर डेंटिस्ट्री सीख रहा था, ये सब एकदम ऐसे नॉर्मल पेस्ड एक्टिविटी थी। अभी डॉक्टरी जो करेंगे आप तो वो तो सीरियस प्रोफ़ेशन है। तो आपको हमेशा सीरियस रहना पड़ता था कि सामने वाला मरीज़ है तो आपको अपना दुःख सुना रहा है और आपको उसको सिम्पैथी देना है, एक स्ट्रेट फेस रखना है। आप कोई जोश नहीं दिखा सकते। फिर मैं पहुँच गया इस वातावरण में जहाँ सिर्फ़ एनर्जी ही एनर्जी और एक-दूसरे ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं विथआउट एनी बॉदरिंग कि भाई बाहर कोई सुन रहा है, कोई मुझे देख रहा है, ये नहीं, बस उनको उस आदमी तक पहुँचना है जो शेयर मुझे चाहिए वो बेच रहा है। मेरे साथ और 8 आदमी आ रहे हैं उसके पास जिनको भी खरीदना है लेकिन एक ही सेलर है। तो ज़ाहिर है कि एकदम चिलम-चिली तो होगा, मारपीट नहीं हुआ यही गनीमत है। बट दिस वाज़ द एनवायरनमेंट और ऐसे एनवायरनमेंट में इतना इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट में जो बोलूँ, बस मैं तो हूक हो गया। मैंने कहा भाई अपने को ज़िंदगी यहीं बनाना है। बट पढ़ाई चल रहा था, हो गया ठीक था, आई वाज़ अ डिसेंट स्टूडेंट तो वो भी मैंने क्लियर किया। मैं फॉर द रिकॉर्ड आई एम अ रैंक होल्डर आल्सो ड्यूरिंग एट द यूनिवर्सिटी इन दैट एरिया बट मुझे तो लैंड होना था फाइनली स्टॉक मार्केट में। बट ये 1980s की बात है जब समाज में स्टॉक मार्केट की इमेज कोई खास नहीं थी। तो स्पेशली अभी डेंटिस्ट बन के क्वालिफ़ाई हो गया तो सब सब यही चाहते थे कि मैं ये प्रोफ़ेशन कंटिन्यू करूँ, उसमें प्रैक्टिस करूँ और अच्छी प्रोफ़ेशन है। आज की तारीख में भी बहुत ही फ्लरिशिंग प्रोफ़ेशन है, यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, एवरीथिंग इज़ गुड। बट मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया था। इवन दो अच्छा स्टूडेंट था, अच्छे मार्क्स आए, रैंक भी आए, सब कुछ आया और मैंने प्रैक्टिस भी की क्योंकि वो करना था इन लाइन, तो मैंने प्रैक्टिस भी जारी रखा। स्टूडेंट के टाइम से ही मैं ट्रेडिंग शुरू कर दिया। फिर दोनों साथ-साथ चल रहे थे। प्रैक्टिस भी चल रहा था और मार्केट ट्रेडिंग भी चल रहा था। और जैसे मैंने पहले बताया मेरी एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है।
तो साथ-साथ में मैंने रिसर्च भी शुरू किया। इसलिए मैंने कहा वो कबाड़ी से बैलेंस शीट लाना, पढ़ना, फिर मार्केट को एनालाइज़ करना एटसेट्रा। बट जो मुझे प्रॉफ़िट चाहिए था, वो तो मिल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा यार कोई कोई तो मिसिंग एलिमेंट है यहाँ, जिसकी वजह से मेरी काम हो नहीं रही। मेरा पढ़ने का बहुत शौक है। आई एम अ वोरेशियस रीडर। तो मैं हमेशा ये बुक शॉप्स में जाया करता था, वहाँ पर 2, 3, 4 घंटा। तो बॉम्बे में जहाँ मैं रहता हूँ, बॉम्बे में एक अभी तो नहीं है वो दुकान, बंद हो गई। तब एक बुक स्टॉल हुआ करता था कॉल्ड द ओल्ड एंड सेकंड हैंड बुक स्टॉल। तो वो मुझे सूट करता था क्योंकि अपने पास बजट भी नहीं थे इतने कि भाई बड़े-बड़े किताबें खरीदें नहीं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड किताब हुआ नहीं करते थे। जनरल किताब थे बट मेरी जनरल रीडिंग भी काफ़ी हुआ करती थी। तो वहाँ पर मैं पूरे दिन स्पेंड करता था कभी-कभी। सवेरे चले जाता था, जैसे ही दुकान खुली, वहाँ पे चले जाता और वो जो दुकानदार था वो ही वाज़ अ बुक लवर। तो वो बुक्स पढ़ने के जो आदी है, उनका हैबिट उसको पता था। बोले वो देखेंगे, कई कई बुक्स खोलेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद शायद डिसाइड करेंगे, तो वो भी कुछ नहीं कहता था। तो मैं सवेरे आके वहाँ पर बैठूँ, देखूँ, किताब देखूँ और ऐसे देखते-देखते मेरे हाथ एक किताब लग गया, जो था टेक्निकल एनालिसिस पे। तो मैंने इसके बारे में तो सुना नहीं था, तो वहाँ बैठ के थोड़ा पढ़ने लगा। तो पढ़ने लगा तो वो एक सिमिलर फीलिंग जो आई ना, जो मैंने कहा जब मैं स्टॉक मार्केट पहली बार विज़िट किया, कि जो इलेक्ट्रिक फीलिंग आती है कि भाई ये एक एनवायरनमेंट है, ये एक चीज़ है जिससे मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, मेक इट अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। वैसे एक फीलिंग आ गई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ मोमेंट ऑफ एपिफेनी या आत्मज्ञान का क्षण, ठीक है? तो वैसे कुछ हो गया। तो मैंने कहा यार ये मिसिंग एलिमेंट मुझे मिल गया। तो उसके बाद क्या शुरू हो गई टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी पे, ये था करीबन 1981। तो तब तो किताब थे नहीं, ये दूसरे बुक भी ढूँढे उस दुकान में मिले नहीं। तो तब तक ग्रेजुएशन वगैरह करके क्लिनिक भी शुरू हो गई थी, या शायद मैं तभी हॉस्पिटल में काम भी कर रहा था। 1 साल जो इंटर्नशिप करना है वो चल रही थी। तो मेरे कई थोड़े दोस्त थे जो कुछ अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए, तो मैं उनको चिट्ठियाँ लिखने लगा। क्योंकि अमेरिका इज़ द मेक्का फॉर फाइनेंस, वहाँ से सब कुछ वहीं से शुरू होता था। तो मैंने मेरे दोस्तों को लिखा कि भाई एक सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस, उस पे कोई किताब मिले तो मुझे प्लीज़ भेजा करो। उस ज़माने में एरोग्राम से चिट्ठी लिखना पड़ता था। टेलीफ़ोन नहीं था, कुछ और नहीं था। आप चिट्ठी लिखते थे और उसको पोस्ट करते थे, वो पहुँचने में आपको 15 दिन, 1 महीना लगता था। फिर वो सामने वाले कोई एक्शन लेवे और वहाँ से कुछ करके भेजे, तब पोस्ट से भेजना तो महँगा हुआ करता था, तो कोई आए, उसका राह देखे कि कोई ले आए कोई किताब। तो दोस्त सारे मेहरबान थे, तो उन्होंने भेज दिया, कोई जनवरी में आया, तो कोई जून में आया, तो कोई दिसंबर में आया, किसी-किसी ने भी 1, 2, 3, 4 किताब लेके आए वहाँ से। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरू हुई और ये पढ़ते-पढ़ते टेक्निकल एनालिसिस से वाकिफ़ हुई एंड आई केम टू नो व्हाट इट इज़। और वहाँ से जो टेक्निकल एनालिसिस की दौड़ जो शुरू हुई 1981 से, वो आज तक कायम है। आज भी मैं खुद को एक स्टूडेंट मानता हूँ ऑफ द मार्केट। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट जो है ना, ये एकदम अपनी लाइफ़ को पैरेलल करती है। लाइफ़ की सीख तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती टिल योर लास्ट ब्रेथ। उसी तरह से मार्केट का सीख, वो भी कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। आज कोई आदमी दुनिया में आपको कहे कि मुझे मार्केट के बारे में सब पता है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। अब आप मार्केट को देखेंगे तो यहाँ सिर्फ 2 चीज़ है, या तो प्रॉफ़िट होगा, मुनाफ़ा होगा, या आपका नुकसान ही होगा। तो ये भी एक धंधा है और धंधे का उसूल भी एक ही है कि मुनाफ़ा ज़्यादा हो और खर्चे कम हो, नुकसानियाँ नहीं हो, ये अपने को देखना है। खर्चा तो होगा ही धंधा करेंगे तो। आप सोचेंगे तो स्टॉक मार्केट में खेलने के लिए आपने कहाँ खर्चा उठाया? ये एक अजीब चीज़ है स्टॉक मार्केट की।
यहाँ कोई खर्चे का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो कोई एंट्री बैरियर भी नहीं है। यहाँ पर आपको कोई कैपिटल नहीं लगता, आपको कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं लगता, कोई भी आ सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। देयर इज़ नो लिमिटेशन। ये एक अजूबा है, जहाँ आपको कोई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, कोई नोबडी कैन स्टॉप यू। आपको कोई रोक नहीं सकता ये धंधा शुरू करने से। अच्छा, दूसरी बात है कि ये धंधा जब मर्ज़ी कर लो, जिस दिन करना है कर लो, कल आपका मूड नहीं है मत करो। ऐसा फ्रीडम कहाँ मिलता है भाई? जहाँ अपनी मर्ज़ी के अनुसार सारा काम करो और देखने में खूब सारा पैसा है। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है? जहाँ अपनी मर्ज़ी से काम करो और फिर पैसे भी बहुत मिले, ये इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। और इस अट्रैक्शन को लेकर के जो जो मक्खियाँ मध की तरफ आते हैं वैसे ही इधर। और ये फिर बाद में क्या होता है, सब ये शमा और परवाना वाला चीज़ हो जाता है। आ जाते हैं तो सब अंदर, लेकिन जल जाते हैं बहुत सारे। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पर कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत की सीख की ज़रूरत नहीं, नथिंग, एंट्री बैरियर तो कोई है नहीं। और मैं तो ठहरा बेटर देन एवरेज। और मैं देखता हूँ कि ये ट्रेडर लोग कर क्या रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। या तो अभी तो खैर माउस का बटन दबाए या कीबोर्ड पे F1 F2 का की दबाए, इतना तो मेहनत करना पड़ता है। इसके पहले तो था, चिल्लाना पड़ता था अपने ब्रोकर के पास, भाई 100 शेयर ले लो ACC के, इतना ही काम था। फिर बाद में 2 घंटे के बाद बोलते 100 शेयर ACC के बेच दो, और भाई जेब में पैसा आ गया। बोले यार ये तो वंडरफुल है। तो काम भी कुछ है नहीं। तो जो आदमी खुद को सोचता है कि मैं एवरेज से बेहतर हूँ, उसको ये लगता है कि मैं ये काम ज़रूर कर सकता हूँ और बहुत खूबी से निभा सकता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट जहाँ पर बहुत सारे नए लोग आए हुए हैं 2020 के बाद, डीमैट अकाउंट्स तो डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल हो गए। ये स्पेसिफिकली मैं नए लोग के लिए बोल रहा हूँ कि आप भी ये गलती ना करें, क्योंकि हर आदमी खुद को एवरेज से बेटर ही समझता है। हर आदमी को ये लगता है जहाँ पर कड़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रुपये पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो ये काम कर लेगा। आप भी ऐसे ही सोच के अंदर आएंगे। अट्रैक्शन बहुत है इस एरिया की, उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है जो कोई जानता नहीं कि ये एक प्रोफेशन है। तो एक प्रोफेशन क्या होता है? वो होता है जहां पर आपको कोई जानकारी होना जरूरी है। अब अनफॉर्चुनेटली अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर फिनेंशियल मार्केट्स और उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जाए, कैसे उसके साथ डीलिंग किया जाए, ये तो सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये करिकुलम में है ही नहीं। बट आम तौर से देखा जाए, जब आदमी 2 रुपया कमा लेता है, जब उसके पास इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए 2 रुपए बचे हुए हो, तब जा करके वो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है। और तब तक क्या हो जाता है कि ये जो पढ़ने का हैबिट जो है ना, वो तो छूट गई। अब शायद आपकी शादी भी हो गई हो या आपके 4 EMI भी शुरू हो गए हो, तो इसमें आपका मन पूरा व्यस्त हो गया। तो मोस्टली सबके स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो शुरू होती है एज अ हॉबी। फिर 2 रुपया बन गया तो बोले इंटरेस्ट और हो गई। वो एक 2-3 लेवल होते हैं ना। शुरू हो गया सिर्फ इंटरेस्ट से एज अ हॉबी, तो आप थोड़े टाइम पास के लिए काम कर लिए, मजा आ गया, ठीक है। फिर 2 रुपया बन गया तो आपका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा धीरे से। पार्टिसिपेशन बढ़ गया, 2 रुपया और बन गया, फिर आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब डिग्रीज है। कितना समय देंगे, कितना उसके पीछे एनर्जी लगाएंगे। जब इन्वॉल्वमेंट आ गया तो रुपया भी ज्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज्यादा जाएगा, समय भी आप देंगे। ऐसे करते करते आप फिर प्रोफेशनल हो सकते हैं। तो ये ग्रेडेशन है। सब लोग चाहते हैं कि मेरा रुपया कल बने, ये तो होना ही नहीं है। आप भी जानते हैं कि ये होना नहीं। बट यहाँ पे स्टॉक मार्केट का अजूबा एक और खड़ा हो जाता है। वो क्या है? आप
कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना रुपया आपको एकदम से मिल जाता है। आज आपने शेयर ले लिया, आपको कुछ विशेष पता नहीं था, किसी दोस्त ने कह दिया बोले फलाना आइटम ले लो, ले लिया आपने। 2-3 दिन के लिए भूल गए कि मैंने ले लिया था, क्योंकि आपके जो नॉर्मल काम है उसमें व्यस्त हो गए। चौथे दिन आपका दोस्त का फ़ोन आया, बोले यार वो शेयर लिए कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ, मैंने तो ले लिया, तुमने बताया तो मैंने ले लिया। तो बोले भाव देखा? बोले नहीं, क्या हुआ? बोले यार 3 सर्किट लग गई उसमें। तो एकदम उत्साह नया आ जाता है, बोले अरे ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा ही नहीं। मैंने सोचा 6 महीने में इसमें रुपया मिलेगा। ये तो 3 दिन में मुझे कोई 50% रिटर्न आ गए। क्यों? वो कोई 20% एक दिन सर्किट लगा, दूसरा दिन 20% लगा, तीसरा दिन एक्सचेंज ने सर्किट लेवल घटा दिया और 10% करा दिया, बट उस दिन भी सर्किट लगा। तो 3 दिन में 50% मिलना, ये कोई और व्यवसाय में आपको नहीं मिलता। नो अदर प्रोफेशन। स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट एकमात्र जगह है जहां पर अनएक्सपेक्टेड गेन्स आते हैं, जो आप सोच ही नहीं सके उससे अधिक गेन्स आते हैं। अच्छा, इसका दूसरा साइड भी है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी होते हैं इसी तरह से। बट जब भी मैं शेयर लेता हूं, मैं लॉस के बारे में कहाँ सोचता हूँ? मैं तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहा हूँ ना, क्योंकि इन्वेस्ट ही मैंने इसीलिए किया कि मुझे प्रॉफिट मिले। तो मैंने तो लॉस होगा करके सोच के तो मैंने किया नहीं इन्वेस्ट। तो उसमें ऐसा है, आपकी जो नॉर्मल सोच है ना कि भाई पैसा कमाने के लिए इतना समय लगता है, रुपया कमाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, और अपना टाइम का राह देखो, तो रातों रात कोई करोड़पति बनता नहीं है, ये हमारी ज़हन में भरी हुई है। ऐसे बहुत सारे इमेजेस लेके चलते हैं अपन दिमाग में, जो दूसरे ने हमको दिए। उसमें पहला यह है कि शेयर मार्केट की तरफ जाओ ही मत, ये जुआ है, ये सट्टे का बाजार है, तो वो एक इमेज हो गया। दूध और एक इमेज जो आपको दिया गया है कि भाई ये कोई एक छोटा ग्रुप का काम है जो इसको सब मैनिपुलेट करते हैं, उस मैनिपुलेशन में आप फंस जाओगे और यहाँ पर करोड़ों में रुपया लगता है, बहुत चतुराई से काम करना पड़ता है, तुम तो हो नहीं और तुम्हारी सीख नहीं है, पढ़ाई नहीं है। ऐसे बहुत सारे इमेजेस के साथ अपन आते हैं इस गेम के अंदर। पहले तो स्टॉक मार्केट एक छोटा सा कंट्री क्लब हुआ करता था, जहाँ थोड़े लोग रोज मिलते थे, कुछ ना कोई काम करते थे, रुपया घर ले जाते थे, बाकी अन्य लोग खोते थे। अब जाहिर है कि कोई पैसा खो रहा है तो कोई ना कोई तो कमा रहा है। तो सेबी ने एक दिया अभी रिसेंटली एक आंकड़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि 90% लोग रुपया खोते हैं और 10% लोग रुपया बना रहे हैं। अब एक बैंक ऑफ स्टॉक मार्केट तो है नहीं जो चेक लिख रहा है जो जीत गए उनको। अगर बैंक ऑफ स्टॉक मार्केट एक चेक लिख रहा है जो जीते हुए हैं, उसमें डिपॉजिट कौन कर रहा है? जो हारे हुए खिलाड़ी है वही डिपॉजिट कर रहे हैं, उन्हीं का पैसा इनको जा रहा है। तो आप समझ लो कि 10% के लोग, जो 90% लोग खो रहे हैं, वो रुपया मिल रहा है। और अपनी मार्केट की अभी साइज क्या हो गई? $4 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन हो गया शायद। ये बहुत बड़ा संख्या होता है। एक ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, आप समझ लो 12 जीरो, वो अभी मार्केट की साइज होगी। जब मैं 1980 में मार्केट एंटर किया था ना, तब शायद 40,000 हुआ होगा। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो पता नहीं है, बट मैं अंदाजा से कह सकता हूँ कि इट मस्ट हैव बीन 40,000 करोड़। और वही मार्केट आज के तारीख में 4 लाख करोड़ हो गए। तो आप देखो अभी ग्राउंड कैसे चेंज हो गई। ये जो वातावरण है स्टॉक मार्केट के, वो एक कैसे चेंज हो गया। और जैसे किसी भी बिजनेस में वातावरण में बहुत जबरदस्त जब तब्दीली आती है, तो बहुत सारे सर्विसेज भी वहां आ जाते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर्स तो पहले से ही थे, आज भी है, लेकिन स्टॉक ब्रोकर का क्या हो गया, जहां पर 4% की दलाली लेते हैं, आज तो 0 पे आ गए। तो आपकी जो कॉस्ट है सौदा करने का, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, वो तो एकदम कम हो गई। हाँ, गवर्नमेंट अपना उसमें से हिस्सा तो ले ही लेंगी टैक्स की, वो तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो तो एक गिवन है। तो वो एक कॉस्ट है। बट जो
कॉस्टिंग हुआ करता था ब्रोकर का, वो एकदम घट गई। जो बिड आस्क बोलते हैं, जो बाइंग और सेलिंग की डिफरेंस है, वो एकदम कम हो गई। पहले 2 रुपया डिफरेंस, 5 रुपया डिफरेंस, 10 रुपया डिफरेंस। मैं खुद मार्केट मेकर हुआ करता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1991 से लेके 94, जब ट्रेडिंग रिंग 94 में बंद हुआ, उसके आखिरी दिन तक मैं ट्रेडिंग रिंग में था। मैं तो ट्रेडिंग रिंग में 85 से ही था। बट मार्केट मेकिंग का जो काम है, जहाँ टू वे कोट देना कि भाई क्या भाव से मैं खरीदूंगा और क्या भाव से मैं तुमको ही बेचूंगा, उसमें कभी 2 रुपया का डिफरेंस, कभी 5 का डिफरेंस, कभी 10 का डिफरेंस। आप जानते हैं आज वो डिफरेंस कितने पे आ गया है? केवल 5 पैसा। 5 पैसा इज द डिफरेंस टुडे। अब आप सोचो, कोई सौदा कर रहा था लेने बेचने में, फर्ज करो कि आपने अभी लिया शेयर मुझसे 50 रुपए में, और नेक्स्ट मिनट में आपने डिसाइड किया कि मेरी सी गलती हो गई, बोले भैया ये शेयर ले लो वापस, तो मैं कहूंगा कि आपसे 45 में लिया। 5 रुपये तो खड़े खड़े आपके निकल गए। आज के तारीख में वो वही गलती आपको एहसास होता है, तो आपके 5 पैसे में सौदा सलट जाएगा। तो आप सोचो कितनी बड़ी तब्दीली है। वहां 5 रुपया खोते थे, यहाँ आज के तारीख में 5 पैसा ही खोएंगे। सो ये सब एक बहुत जबरदस्त एडवांटेज दे दिया है आज की तारीख का इन्वेस्टर और ट्रेडर का, और आपका जिम्मेदारी बनता है कि इसका एडवांटेज ले। अब एडवांटेज कैसे ले? ये इतने सारे जो सर्विसेज अवेलेबल है उसको देखो, क्योंकि आप खुद तो जानते नहीं, आप तो सीखे हुए नहीं, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। अब जो भी प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, कोई भी प्रोफेशनल है, वो तो कम से कम 4 साल का तालीम लेता है। उससे कम तो कोई प्रोफेशनल कोर्स है नहीं। उसके बाद कुछ और प्रैक्टिस करता है, और वैसे करते करते वो एक अकम्प्लिश्ड इंजीनियर, डॉक्टर, कोई ना कोई बनता है। ठीक उसी तरह आज के तारीख में आप अपने सिर्फ लक फैक्टर पे नहीं जाए, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि भाई सौदे बना लो, फिर भगवान का नाम लो और उम्मीद करो कि सौदा आपको पैसा दे जाए। ये तरीका नहीं है। आपको थोड़ी सी तालीम लेना है और उसके बाद आपको मार्केट में आना है। तो आपको समय कम लगाना है समझने के लिए, और कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको वो समझ होनी चाहिए कि मुझे क्या डिसीजन लेना, खरीदूं या बेचूं या कुछ नहीं करूं। कुछ नहीं करूं भी एक डिसीजन है। तो ये करने के पहले आपको सोच आना चाहिए कि मैं ये करूं। उसके लिए आपको डेटा देखना पड़ेगा और एक समझ लाना पड़ेगा। ये सब आपको सीखने का जरूरत बहुत है। ये सब करते करते मुझे कई साल लग गए। आपका गुड फॉर्च्यून है कि आपको ये सारी चीज अवेलेबल है। मेरी जर्नी में ये कुछ अवेलेबल नहीं था, तो मुझे बहुत सारे साल लगे। आपको ये सब इमीडिएटली मिल जाएगा, तो ये सब करिए। पहला थोड़ा सीख लीजिए ठीक तरह से इन स्ट्रक्चर्ड वे। दूसरा, कोई अच्छा सा मार्गदर्शक, एक गुरु की जरूरत है, उसको ढूंढिए, वो जो कहता है उसके अनुसार काम करिए। सॉफ्टवेयर खरीदिए जिसके जरिए आपका जो समय है, समय बहुत लिमिटेड है अपने पास, वो समय आपका बच जाए और आपका एक्शन एकदम पॉइंटेड रहे। ये आप कर लीजिए, तो आपका जो अभी जो हॉबी है, जो टाइम पास है, जो थोड़ी सी पार्टिसिपेशन है, वो प्रोफेशनल लेवल की तरफ जाने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। दिस इज द मैसेज आई विल लीव यू विद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जॉश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। मैं आभारी हूँ आपका कि आप मेरे जो संदेश है, मेरे लाइफ की जो लर्निंग है, वो थोड़े बहुत लोग के सामने मैं ला सकूं। थैंक यू वंस अगेन, एंड आई होप टू सी यू सम अदर टाइम।